मित्रों, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि छठे दौर का जो चुनाव है वो निकल चुका है और जो असलियत है देश भर की वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है। और उसी के रहते जो तिलमिलाहट है वो भी दिखाई दे रही है। बाकी देश को दिखाई दे रहा है कि पुराने झूठों का पुलंदा किस तरीके से लगातार हटाने की बजाय किसी नए नए रूप में लाया जाता है जनता के सामने। और वही पुराने झूठ कभी फॉर्मेट ए, कभी फॉर्मेट बी, कभी टाइप स्टाइल सी में आप सबके सामने आ रहे हैं। और आज का दिन जो है मैं उसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जिस तरीके से कहा गया कि किसी जो एक घराना है, इंडस्ट्रियल घराना, उसको सस्ते दामों पर ज़मीन दी गई, टॉफ़ी मॉडल की बात की गई। उसी बीच उस मॉडल को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी पारित किया। और ये झूठ भी पुराना झूठ है जिससे आप सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप पहचानते हैं, जानते हैं। और उसमें बताया गया कि ये SEZ पॉलिसी केंद्र सरकार की पॉलिसी थी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो वेस्ट लैंड है, जो कि मार्शी लैंड है, जो ज़मीन हाई टाइड के समय पर, ज्वार भाटा के समय पर पानी में दब जाती थी, गुम हो जाती थी, उसी को ड्रेजिंग कर करके खड़ा किया गया। और एक ऐसी सैलाइन लैंड जहाँ पर नमक से भरी हुई ज़मीन, जहाँ पर आप खेती बाड़ी कर भी नहीं सकते, उसको दूसरी तरीके से उपजाऊ बनाया गया कि उसमें कारोबार खड़ा किया गया। और ऐसा कारोबार जिसमें कई हज़ार लोगों का रोज़गार प्राप्त हुआ। भारत को 100 मिलियन टन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ़ायदा हुआ। उसकी कैपेसिटी बढ़कर अब दुनिया के बेहतरीन पोर्ट्स में से की जा रही है। और न केवल रोज़गार बल्कि उस बंजर ज़मीन को दोबारा से किसी योग प्रयोग में लाकर जनता का मुनाफा कराया गया। और वो ज़मीन भी गुजरात सरकार ने कोई सस्ते दामों पर नहीं दी, बल्कि 60,000 रुपये एकड़ उस ज़माने में दी जब ये बिल्कुल बंजर और बर्बाद ज़मीन थी। और उसी के नज़दीक उसी दाम पर वही ज़मीन केंद्र सरकार को भी पार प्रोजेक्ट लगाने के लिए दी गई और 2-3 और इंडस्ट्रियल घरानों को भी दी गई, और जिससे गुजरात की जनता का, देश की जनता का फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ। उस बात को कहीं ना कहीं दामाद श्री के साथ मिलाना वो बेबुनियाद है, क्योंकि दामाद श्री ने तो 60,000 एकड़ के हिसाब से भी ज़मीन नहीं खरीदी। उनकी तो जेब से फूटी कौड़ी नहीं लगी। वो तो 1 लाख रुपये को 300 करोड़ बना गए, एक फूटी कौड़ी जेब से खर्चे बिना। और साथ ही ना तो लोगों का विकास हुआ, ना ही लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ, ना ज़मीन का विकास हुआ, ना भारत को कोई बेहतरीन पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रेन, नया इंडस्ट्रियल टाउन, ऐसी कोई सुविधा भारत देश को या भारत की जनता को प्राप्त नहीं हुई, बल्कि लगातार एक ज़मीन की खरीद फरोख्त में ही किसी प्राइवेट व्यक्ति का पैसा बनता चला गया। और जो तिलमिलाहट है वो भाषा, अंदाज तमाम जगह से दिखाई दे रही है। और वो दिखाई दे रहा है कि कहीं पर जो जवाबदेही होनी चाहिए थी श्रीमती सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की, वो नहीं है। और वो लोग जब नैतिक मूल्यों की और साथ में दरियादिली की बात करते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है ये सोचकर कि दरियादिली परिवार के लिए काश ऐसा मॉडल हमारे देश के सब बेरोजगारों को मिल जाता तो वो दरियादिली में हम सबका ही फायदा हो जाता। हम सब लोग 1-1 लाख रुपया, मेरे को लगता है इस हॉल में बैठा हुआ हर प्राणी 1 लाख रुपया ज़मीन पर लगाकर 300 करोड़ बनाना चाहेगा? नहीं चाहेंगे? आप चाहेंगे ना?
100%। तो फिर अब वो मॉडल दरिया दिली हो तो हम सबका ही 300 करोड़ प्रति व्यक्ति बन जाना चाहिए ना, तब हम दरिया दिली माने। और वो नैतिकता तो बहुत बढ़िया नैतिकता रही होगी कि जब उसके साथ आपको लगातार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा अपने परिवारजन को फायदा पहुंचाने के लिए। वो नैतिकता की मैं एक और किताब पढ़ रही थी और मैंने हर्षद को दी थी। ये मेरे को किताब का प्रचार करना नहीं है, पुरानी किताब है, लेकिन सिर्फ नैतिकता के लिए मैं दिखाना चाहती हूँ। द पॉलिटिक्स ऑफ क्राइम, अ फॉर्मर CBI ऑफिसर स्पीक्स एंड करप्शन बाय इनके सिंह। इसमें गांधी परिवार की तमाम नैतिकता के उदाहरण, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, क्योंकि ये पुरानी किताब है तो सोनिया जी वाला जो वड्रा मॉडल है वो अभी नहीं आया इसमें, तो वो शायद सप्लीमेंट में किसी को डालना होगा, ये एक किताब अलग लिखनी होगी। तो वो नैतिकता देश को समझनी पड़ेगी कि ये नैतिकता किसको कहा जाता है। और ऐसी जो परिवारवादी नैतिकता है वही सबके सामने आज दिखाई दे रही है, और वो तिलमिलाहट भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो पहला झूठ का पुलंदा तो ये था। दूसरा, इन्होंने फिर शुरू किया, मेरे को पता चला एक ज़ीरो लॉस वाले महानुभाव आपके शहर में आए थे और उन्होंने फिर कोई वो पुराना पुलंदा एनकाउंटर वाला उठाने की कोशिश की। तो उसी नैतिकता के आधार पर मैं एक डाटा आपके सामने ज़रूर देना चाहती हूँ, और वो कोई डाटा मेरे घर का डाटा नहीं है, और शुक्र इस बात का है कि वो गुजरात सरकार का डाटा नहीं है, और ना ही वो 2001, 2095, 1995 इस तरीके का डाटा है। ये डाटा NHRC का डाटा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि केंद्र सरकार के तहत काम करता है। और वो डाटा दिखाता है कि 2009, 2010, 2012, 2013 और उससे पूर्व में 2008, जिस वक्त देश में 882 कुछ एनकाउंटर हुए, तो मात्र 12 एनकाउंटर गुजरात में हुए थे, और गुजरात का नंबर 17 आता है। और जो राज्य प्रथम और द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं उसमें उत्तर प्रदेश, वहाँ पर सपा की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो कहीं ना कहीं केंद्र में कांग्रेस की ही मदद करती है, वो नंबर 1 पर है। और उसके अलावा मणिपुर और आसाम लीड करते हैं, जो कि कांग्रेस द्वारा शासित प्रदेश हैं। और इस डाटा के मुताबिक ये एक्चुअली इन्होंने 2009-10 वाला डाला है, पुराना वाला भी मैं डलवा दूंगी। 138 जो हैं इंसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, मणिपुर में 62 हैं, आसाम में 52 हैं, और ये दोनों राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर 35 हैं, झारखंड वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की मदद से ही सरकार चली, वहाँ 30 हैं। और ये जो स्टॉप मोदी टीम लगी हुई है वो ऑफ एंड ऑन कहीं ना कहीं कांग्रेस की मदद करती रहती है और कांग्रेस से मदद लेती रहती है। और जो ज़ीरो लॉस वाले जीनियस हैं कांग्रेस पार्टी के, जबकि 100 से ऊपर लाइसेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि HRD मंत्रालय में जब वो रहे तो 45% टीचर्स जो हैं वो 12वीं पास नहीं थे, 25% टीचर 10वीं पास नहीं थे, और हॉरर जो है आकाश टैबलेट वाला, वो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिन विद्यार्थियों के लिए वो टैबलेट था उन्होंने ही उसको रिजेक्ट किया, और वो टैबलेट का प्रोडक्शन चीन में करवाया गया। ये भारत के विकास का मॉडल है। और एक समय जब वो एक्टिव रहे, वो 2011 का एजुकेशन मेगा प्रोजेक्ट था, जिसमें हम एक भी रुपया खर्चे बिना 30,000 नए स्कूल बना सकते थे, नए लोगों को रोजगार दे सकते थे, और 9 लाख
लोगों को कहीं ना कहीं इसमें काम प्राप्त हो सकता था। और इनके यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको ज़ीरो टीचिंग एक्सपीरियंस है, ज़ीरो टीचिंग एक्सपीरियंस पीपल आर सिटिंग इन एनसीईआरटी। और नैतिकता और दरियादिली के बेहतरीन उदाहरण, मैं 2 उदाहरण आपको याद कराना चाहती हूँ। एक उदाहरण, जब 1972 में लड़ाई हुई थी भारत की और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उसके दौरान जो नेता प्रतिपक्ष थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपनी विपक्ष में जो सरकार थी जिसको लीड करने वाली इंदिरा गांधी थी लेकिन भारत की प्रधानमंत्री थी, उनको दुर्गा तक कह दिया। ये दरियादिली होती है कि जब देश का मामला हो तो आप व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर उठकर देश की बात करें, वो दरियादिली समझ आती है। अब इनकी दरियादिली मुझे समझ नहीं आती कि उत्तराखंड के अंदर इतने भारी बाढ़ और तमाम चीज़ें हुई पड़ी हैं, लाखों हज़ारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग मर गए हैं, और भाई साहब स्पेन में बैठे। ऐसी दरियादिली किसी किसी को नसीब होती है, और नेहरू परिवार की जो दरियादिली है वो हम सब के सामने है। तो दरियादिली और नैतिकता के उदाहरण वो लोग ना दें जिन्होंने इन दोनों विषयों पर ही कोई काम नहीं किया है। और घिसे पिटे मुद्दों को टेप रिकॉर्ड के माफिक, वो भी जो टेप चल चल के खराब हो जाता है ना, वैसे चलाने की कोशिश ना करें भाई। मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है, आधुनिक इंटरनेट है, अभी तो हर आदमी डाउनलोड कर लेता है म्यूज़िक भी, वो पुराना टेप सुन के राज़ी नहीं है। तो इस संदर्भ में अब मुझे आज यही कहना है, those of you who would want me to address in English, I will say it, otherwise this is my press statement today. Anybody, I mean, do you want me to speak in English or it's okay? It's okay. It's okay? Okay. And you have some questions, I will welcome your questions. कांग्रेस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, पत्रिका अफरोज पत्ता के नाम से, जो सूरत में रहता है, हवाला कारोबार का आरोप लगा है ईडी की ओर से 700 करोड़ का, और एक पत्रिका में नरेंद्र मोदी के साथ और भाजपा के कई नेताओं के साथ उनको दर्शाया गया है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कपिल सिब्बल ने भी इस मुद्दे को उठाया है। देखिए, मेरा तो पहला ये है कि अभी इसका तथ्य क्या है उसकी जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि खुद पब्लिक लाइफ में है, मैं यहाँ से बाहर जाऊँ 50 लोग आके मेरे साथ तस्वीर खिंचा लेते हैं। अभी क्या मैं सबसे आइडेंटिटी मांगूंगी या सबका हिस्ट्री शीट क्या है वो मांगूंगी? क्या मतलब उसका क्या नतीजा निकलता है? अभी उसका मैं कल की बात से जोड़ते हुए सिर्फ ये कहूँगी कि सीडी कांड की तिलमिलाहट कांग्रेस में दिखाई दे रही है, और खोदा पहाड़ निकला चुहिया इस वक्त, क्योंकि ये चुहिया ही है, क्योंकि इसका कोई मायने नहीं है। या तो आप उस व्यक्ति को लिंक करें किसी दस्तावेज से, किसी चीज़ से, जैसे कि मोइन कुरैशी में हुआ। मोइन कुरैशी का जो लगातार टेप रिकॉर्डिंग है 500 घंटे का, उसको पब्लिक कीजिए ना, कोई ऐसा कुछ तो हवाला दीजिए ना। तस्वीर सही है, गलत है, आदमी पहचान का है, नहीं पहचान का है, स्टेज पे आके फोटो खिंचाया, आके नमस्ते कर गया, उसका क्या मतलब है? और जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनको 50 किस्म का लोग रोज आके नमस्ते करता है, उसका हाथ मिलाता है, उसका कोई मतलब नहीं। और पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने तो महिला विषयों पर बहुत काम किया है, और महिलाएं थोड़ा नज़दीक हैं वकील के नाते। तो अभी चुनाव के दौरान मैं कहीं अपने चुनाव प्रचार में थी, तो बहुत लोग आके पीछे आके फ़ोटो खिंचवा जाते हैं। आप सबको नहीं कह सकते कि भागिए भाई साहब आप फ़ोटो मैं नहीं खिंचवाऊंगी। आप चुनाव में लोगों का वोट लेने जा रहे हैं, कैसे आप लोगों को कहेंगे? फिर पता चला, तो फिर मैंने फाइनली रूल किया कि मेरे आसपास सिर्फ महिला मोर्चा रहेगा, कोई और नहीं आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति आके फ़ोटो खिंचाने वाले थे, कोई पहचान का व्यक्ति ने पकड़ लिया, उनके ऊपर 498 का केस बना हुआ था। अभी हवाला के मुकाबले 498 बहुत छोटा माना जाएगा, लेकिन 498 का वो आरोपी था।
तो मेरे को किसी ने आके बोल दिया, महिला ने, कि मैम मैम क्या कर रहे हैं, तो 498A का इस पे केस बना हुआ है, इसने अपनी पत्नी को मारा पीटा है, मैं कहा भगाओ इसको। तो इस तरीके का हादसा, मतलब वो लिटरली खोदा पहाड़ निकली चुईया इस बार। नहीं जी, आप लोग वो सिंह की बुक की बात की, उसमें नेहरू कुटुंब का सब ये क्या क्या बात है, तो ये तो पुरानी बुक है, तो उस समय में भी ये दूसरी बार यूपी इलेक्शन जीत के इतनी बहुत उनके उसके विरुद्ध बात जी और दूसरा आपने बोला कि वाजपेयी जी ने अपनी उदारता दिखाई दी। जी। तो वाजपेयी जी ने तो नरेंद्र मोदी के बारे में राजधर्म की जाहिर में सलाह दी, तो उसका तो राजधर्म का पालन तो हुआ नहीं, वो इंदिरा जी का नहीं, ये कांग्रेसियों के लिए शिक्षा थी, ये भाजपा वालों के लिए शिक्षा नहीं थी। और उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि जो चीज़ें हमें अब दिखाई दे रही हैं वो तब भी थीं, और इस किताब में वो तक हवाला है कि किस तरीके से अपने खिलाफ के जो मुकदमे थे उनको दबाया जाता था उस ज़माने में भी। और कृष्णामाचारी को ये छोड़ने तक गए थे जिनके खिलाफ पाया गया था कि इन्होंने किस तरीके से हवाला नहीं, एक उसमें इन्वॉल्व थे। हवाला मतलब हवाला मेरे मुंह से निकला है क्योंकि अभी वही चल रहा है दिमाग में। और कृष्णामाचारी के अलावा मुडगल का मामला हुआ, किस प्रकार से केसेस को दबाया गया, किस लिए पुरानी रिपोर्ट्स को ख़त्म किया गया, पब्लिक में आने नहीं दिया गया, प्राइवेटली उसका इस्तीफ़ा लेके ख़त्म कर दिया गया। तो वो जो अभी बोलते हैं ना कि माफ़ी मांग तो लिया, वैसा ही उस ज़माने में होता था कि भाई रेजिग्नेशन हो गया तो मामला बंद हो गया। तो मामला बंद रेजिग्नेशन से नहीं होता, मामला जब तक तहकीकात और गलत काम करने वाले को सज़ा ना मिले। और जहाँ तक राजधर्म का मामला है, आप तो सब गुजरात वाले हैं, आप उस समय का सिला अच्छी तरह जानते हैं और वो यूट्यूब पर आज भी उपलब्ध है। जिसकी जानकारी कम है कृपया करके गूगल सर्च में जाइए और उसका अगला लाइन पढ़िए और वो मिथ मेकिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करें, जहाँ पर अगली लाइन अटल जी की है कि नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं। अभी मेरे को भी मतलब एक झूठ को 100 बार बोल के ये मिथ मेकिंग इंडस्ट्री इनका चालू है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमको भी वो अगला लाइन पढ़ें कृपया, अगला लाइन सुने कृपया, और आप सब लोग अगला लाइन चलाएं कि नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं, राजधर्म का ही पालन कर रहे हैं। राजू जी, राज ठाकरे लगातार बहुत सारे चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं अभी, और लगातार कहते आए हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहा हूं, भाजपा को नहीं कर रहा हूं। राज ठाकरे की जो राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। तो राज ठाकरे इस चुनाव के बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी को वो समर्थन देंगे, बाहर से तो लेगी राज ठाकरे पे भाजपा की रणनीति? और मोदी जी भी राज ठाकरे पे कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, राजनाथ जी ने भी ये कहा था कि जिसे देना है समर्थन वो अंदर आके एनडीए में दे, वो बाहर से समर्थन देने हमें कोई जरूरत नहीं है। उस मामले में क्या? जब मेरे प्रेसिडेंट अध्यक्ष का बयान सवाल में ही जवाब है, जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं वही जवाब है साहब, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। राजनाथ सिंह जी जब अध्यक्ष पार्टी का कह चुके तो वही जवाब है, वो आपको रणनीति राजनीति समझनी होगी। और कोई प्रश्न? नहीं, जिनके राज्य में 40,000 लोग विदर्भ में मारे गए हों वो पहले अपना जवाब दें। तो लोग 500 लोग किसान पेशे, उसका जवाब गुजरात सरकार दे चुकी है। आत्महत्या से जी सही बोलती है ना? गुजरात पुलिस ये बोलती है कि 500 से ज्यादा मरा। 500 मर गया किसान, वो एक विषय है, पर सुइसाइड नहीं। अरे वो या तो मेरे को आप आरटीआई दिखाए क्योंकि उसका जवाब आ चुका है, और वो 500 किसान ना तो डेट ऋण के कारण मरा है, ना जमीन छीनने के कारण मरा है, ना रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण मरा है। और जिनके यहाँ पर 40-40 हजार, क्योंकि एग्रीकल्चर का रेट यहाँ ऊपर गया नीचे नहीं आया है।
भाई मैं गुजरात का ही जवाब दे रही हूँ। ये नहीं बना है, मैं ये पूछता हूँ। जो हमारा जवाब है वो सरकारी आंकड़े के आधार पर मिल चुका है, कोई भी उसको काउंटर करने के लिए प्रूव करे। कितने किसान मरे गुजरात में? 8 ही नहीं, जो सरकार ने ऑन रिकॉर्ड जो विधानसभा में दिया है जवाब, विधानसभा 1 मिनट, उन्होंने ही बताया कि एक ही किसान का जवाब दिया। एक ही किसान का जवाब दिया ना आत्महत्या का। बस मैं वही बोल रहा हूँ मैडम, एक नहीं बना है। गुजरात पुलिस आप मेरे से बहस कर रहे हैं, आपका कहना है कि गुजरात सरकार कह रही है। मैडम, आप वकील है, बहस तो आप मेरी बात सुनिए। नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं, आपने एक तथ्य को सही माना है। गुजरात सरकार का जो बहन जी, इसका कहने का मतलब ये कि पुलिस का रिपोर्ट ऐसा है कि आरटीआई वो है તમે आपके RTI ની पास, વાત કરો છો, वो RTI है આપજો आपके ने। पास, वो आरटीआई आप मेरे को भेजिए, मैं आपको उसका जवाब भेजूंगी ईमेल पर। 100% मतलब मैं तुरंत आपको आज शाम तक ही उसका जवाब भेजूंगी, बिल्कुल भेजूंगी। नेक्स्ट। ऐसा नहीं, मतलब इट हैज टू बी क्लियर। बिल्कुल आप मेरे को भेज दीजिए, मैं क्लैरिफिकेशन लेके आपको भेजती हूँ। जिस चीज की जानकारी नहीं वो नहीं। यस यस मामले में जिस तरीके से समर्थन किया है वीडियो को, हाल ही को लेके बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट्स गुजरात में बाबा रामदेव के साथ हुई। क्या लग रहा है हिंदू वोट बैंक को लेके इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? हिंदू वोट बैंक नाम की चीज नहीं है ना, क्योंकि हिंदुओं ने कभी वोट बैंक की राजनीति की नहीं साहब। It's a very diplomatic answer. It's not a diplomatic answer, it's a very Realistic. straight answer. There is no Hindu vote bank. Will there be an impact because of Baba Ramdev's statement? My point is that. Absolutely. I mean, who am I to say that? So far as Hindus are concerned, they are not a vote bank. And that's why the government of the day has done nothing for them. अभी केंद्र सरकार ने कुछ कर लिया होता अगर हिंदू वोट बैंक होता। यस हिंदू वोट बैंक नहीं है, सद्भावना किसके लिए था? सद्भावना आपका तो सवाल में जो आंसर है, सद्भावना किसके लिए था? ताकि वोट बैंक की राजनीति खत्म हो, ताकि देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सद्भावना के साथ रहे। सद्भावना से ही खत्म होगी। और जो इस देश की क्या कहना चाहिए, अब तक की जो राजनीति रही है, 67 साल में से 60 साल तक जो देश को विभाजन करने वाले लोग हैं उनका शासन रहा है। इसलिए शासन के मुद्दों पर बहस नहीं करनी पड़े, वो वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। आज भी भाजपा के कार्यालय में लगे हुए पोस्टर हिंदू हृदय सम्राट करके, नरेंद्र भाई मोदी हिंदू हृदय सम्राट, ऐसा लिखा है। हिंदू अगर अपने आप को हृदय सम्राट उनको मानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वोट बैंक नहीं है, हिंदू वोट बैंक नहीं है। हिंदू वोट बैंक होता तो अभी तक केंद्र सरकार आपके लिए स्कीम ले आई होती। यस कोई स्कीम है आपके लिए? कोई स्कीम है हिंदुओं के लिए? छोड़िए ना। एक लास्ट केंद्र सरकार एक की तो कोई स्कीम नहीं है। यूपीए आप बोल रही है वो भटक रही है, दूसरी पार्टी आप बोल रही है वो आप भटक रही है। आपका पूरा लेक्चर आपका बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र भाई मोदी ने अब तक किसी भी भाषण में ऐसा नहीं बोला है कि जब हम सत्ता पे आएंगे तब हम देश को इस तरह से लाएंगे। सिर्फ क्रिटिसाइज के अलावा कुछ भी नहीं किया है, चाहे वो ट्रॉफी का हो, चाहे वो राहुल पे हो, चाहे वो वाड्रा पे हो, चाहे कांग्रेस पे हो, चाहे दूसरी पार्टी पे। तो ये आपको नहीं लगता है कि परिषद आप का पूरा भाषण पढ़ा नहीं। देश को किस तरह से आप ले जाने के लिए तैयार है वो आप बता नहीं रहे। मैं बताती हूँ आपको। वो एक मिनट पॉलिसी भूल गए, आप पॉलिसी ही भूल गए। मैं जवाब देना चाहती हूँ। पॉलिसी आपने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखा है साहब? मैनिफेस्टो तो हर एक पार्टी निकालती है। एक मिनट, आप बताने के लिए ही मैनिफेस्टो होता है। अच्छा। आपका ये मैनिफेस्टो राष्ट्रीय भाई नहीं राष्ट्रीय परिषद में एक भाषण। मिनट, हाँ अभी आपका बोलना बंद हो गया तो मैं जवाब दूं, नहीं तो मेरे बोलने के बीच में आप दोबारा शुरू करेंगे। तो या तो बोल लीजिए या सुन लीजिए। हाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं जवाब देना चाहती हूँ। पहला जवाब है, लगातार एक नहीं कई किताबें उनकी पॉलिसीज को लेकर और खास तौर पे गुजरात के अंदर किस तरीके से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया उस पे निकली हैं। एक नहीं, तमाम लोग, उन्होंने हर पॉलिसी के ऊपर बोला। और हमारी जो राष्ट्रीय परिषद हुई थी
आगे का भारत कैसे चलेगा उस पर पूरा भाषण बोला। वो बात अलग है कि उसको सबड्यू करने के लिए एएपी वालों का धरना हो गया था ताकि अगले दिन वो मामला चले नहीं। तो ये कमजोरी कहीं मुझे लगता है कुछ हद तक एक मीडिया का माहौल हर मिनट में कैसे बदला जाता है वो भी है, लेकिन वो परिषद का भाषण ऑनलाइन भी है, वो परिषद का भाषण लिखित में भी है और तमाम ऐसी किताबें आज आपको उपलब्ध हैं जो कि इस पर मिल जाएंगी। Yes. आपका हो चुका है। नहीं सामने मीनाक्षी जी, ये रॉबर्ट वाड्रा प्रकरण पे पार्टी का स्टैंड क्या क्लियर करें, क्योंकि एक तरफ रविशंकर जी आप तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, आप खुलासे भी कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, वहीं जब आपके पीएम कैंडिडेट मोदी साहब से पूछा जाता है सीधा सवाल कि क्या वो जेल जाएंगे आपके पीएम बनने के बाद, तो वो कहते हैं ये ओछी राजनीति है। तो किस राजनीति की ओर आप इशारा करते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति को ये कहना कि ये जेल जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा, ये इस तरीके से नाम लेकर ओछी राजनीति है। लेकिन जिन लोगों ने भी घपला घोटाला किया उनको जेल जाना चाहिए, ऐसा देश का मानस है। और जिसने घपला घोटाला किया ये उसका विषय है, उसमें मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि किस किस ने घपला घोटाला किया, वो इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चलेगा। बल्कि देश में 3 चीजों की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि अपराधी खुले तौर पर खुला घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि अपराध करो, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में कभी आप कह दो सुप्रीम कोर्ट ऐसा है अपनी हद ना उल्लांघे, कभी आप कह दो सीएजी गलत है, कभी आप कह दो पीएससी गलत है, कभी आप कह दो कि एसआईटी गलत है। ये सब जो इस तरीके का जो हुआ है, लगातार देश की अर्थव्यवस्था को खराब किया गया है। इन 3-4 चीजों को अगर आप देखें तो जब भी आप सुशासन की बात करते हैं तो शासकीय प्रशासन के तहत जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं दुरुस्त होनी चाहिए। जिन लोगों ने घपले घोटाले किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो शक्ल देख के नहीं होनी चाहिए। जिसने भी घपला घोटाला किया। लास्ट क्वेश्चन We'll ask the lady because you've already asked. I'll answer you separately. मीनाक्षी जी, ये जो लगभग 500 मंदिर तोड़े गए पिछले समय के दरमियान, तो अगर मोदी जी आ गए तो इन मुद्दों में कहीं ऐसा है कि उसको रिनोवेशन करेंगे, या क्योंकि लगभग मस्जिद नहीं तोड़ी गई है लेकिन मंदिर तो टूटे हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट गांधीनगर में आनंदीबेन पटेल ने तोड़वाया था 500। नहीं, देखिए ये अडवाणी, इसलिए तो अडवाणी नाराज हो गए उस समय। ये सुरेंद्र काका बिल्कुल बोले थे, समझाया था। काका को क्या विश्वास એક મિનિટ હું ગુજરાતમાં જેટલા જે યાત્રાધામો છે ને એ બધાનો સારી રીતે વિકાસ થયો હોય તો નરેન્દ્રભાઈના કેન્દ્રમાં થયો છે। કોઈ પણ તમે જુઓ, દ્વારકા જુઓ, एक मिनट सुरेंद्र काका अडवाणी नाराज नहीं केला। अब मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। जस्ती करावेली બધું કાકા ના બોલે, સુરેન્દ્ર કાકા બધું જાણે છે પણ એની મર્યાદા, એની લિમિટ भाजपा ने उत्तर प्रदेश में रमाकांत यादव, ब्रिजभूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज जैसे माफिया को टिकट दी है, तो ये आपने पहले माफिया मान लिया। आम आदमी पार्टी ने के संदीप सिंह ने अब मैं आम आदमी पार्टी का तो मैं ऑफिशियल ये बताया है इसने। अच्छा चलिए, मैं ऑफिशियल आपको देती हूँ। अब आपने आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल तय किया ना, तो ऑफिशियल मैं आपको दे रही हूँ। शुक्र है आपने पूछा, नहीं तो मैं बोलती नहीं। ये वारंट है सुनील कुलकर्णी के खिलाफ और मदनगंज थाना 151/2012 किशनगढ़ अजमेर सिविल जज सीनियर एडिशनल सीजेएम एसीजेएम का ये निकाला हुआ वारंट है। 383 मुकदमों वाला व्यक्ति है जिसको इन्होंने टिकट दिया है। दूसरों पर आक्षेप लगाकर भाग जाना, गुजरात वालों को शायद कम पता होगा, दिल्ली वालों ने भुगता है उनका 50 दिन का मनरेगा भत्ता, हम अच्छी तरह जानते हैं। आम आदमी पार्टी अगर गुनेगारों को टिकट देती है तो भाजपा भी देती है।
मैं कह रही हूं कि आक्षेप लगाकर भाग जाना आम आदमी पार्टी के चरित्र में है। कांग्रेस की वोट काटो राजनीति के तहत इन लोगों को खड़ा किया गया है और उन्हीं का एक उदाहरण सुनील कुलकर्णी आपके सामने है। वो कन्विक्टेड नहीं है, उसके कन्विक्शन पर स्टे है और आपको मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि आप यहां रहते हैं और कोर्ट की अवहेलना आप नहीं कर सकते। कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते। कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना, ये भी शायद आम आदमी पार्टी वालों को ही सिखाने का जरूरत है। थैंक यू। I can only say India has not turned communal. Indians don't have a temperament of being communal. India is one nation, and people who talk about secularism should revisit this. Ever since this constitution has come into existence, and ever since 1976, the word secularism was added to the Indian constitution. The same word has not been added to the constitution of Kashmir, and none other than Congress, directly or indirectly, has remained in power, and since 76 has been in power. And I want to give you a date-wise data. 1976, word secular was added to the Constitution of India. At that time, 2/3 majority lay with the NC Congress government under the leadership of Sheikh Abdullah, but the word secular was not added to the Constitution of Jammu and Kashmir. Subsequently, in 1985, there was an accord between Farooq Abdullah and the then Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. They amended the Constitution repeatedly to the extent that 5-year term of the Legislative Assembly was increased to 6-year term, and various surreptitious addition and deletion had happened, but the word secular was not added to the Constitution of Jammu and Kashmir. And post that, the PDP government and NC government again came to power, and after the PDP government's tenure, again the word secular was not added. When Ghulam Nabi Azad became the Chief Minister of Jammu and Kashmir, the Congress term started. At that time, a private member bill was brought in to add the word secular by Panther Party member Dr. Hari Singh, and yet the word secular was not added. And in fact, PDP, NC and Congress all joined hands to defeat that private member bill, and thereafter the Omar Abdullah government was formed with the help of Congress party, and yet again from 2008 onwards the word secular is missing from the Constitution of Jammu and Kashmir. So these people should look at their own communal agenda before giving lectures to others. And this gentleman, I don't think sun will ever set on him, because the God will not trust him in dark. And my personal advice to him will be that he should seek retirement for the sake of his family. But my political advice to him will be that he should continue making such statements, because Farooq Abdullah will end up not resurrecting or constructing his own mausoleum, but bury NC along. Thank you.